कभी सोचा हो लाइफ में कि हाँ मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। मैं सोशल वर्क करती थी। तो एक सोशल वर्क करने के चक्कर में हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। जब पार्टी बनी तो पार्टी ज्वाइन करी। ये तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैंने इलेक्शन लड़ने हैं। तो मैं बड़ी हैरान थी कि इलेक्शन क्या होते हैं। मैं यही कहूँगी कि अरविंद केजरीवाल जी का और भगवंत मान जी का थैंक्स करूंगी दिल से। पब्लिक ने साथ दिया। पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए मेरे परिवार ने बहुत साथ दिया है। लोगों को एक उम्मीद लगती थी कि आम आदमी पार्टी है जो हमारे काम करेगी। लोगों की उम्मीद से हम आज एमएलए बन गए। क्या समस्याएं आपने पिछले कुछ सालों में देखी? मेरे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था। वो लोग नरक की जिंदगी जी रहे थे। आज मैं बड़े फक्र से कहूंगी कि लोगों को उसका फायदा हो जाए। पंजाब के अंदर तमाम कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी सही नहीं है। क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं आप? हमारे आने के बाद डॉक्टर वहाँ यहाँ पे सारे आ गए। मेडिसिन सारी फ्री मिल रही है। आज के टाइम में 1200-1500 ओपीडी हो रही है। लोग उससे खुश है हेल्थ सिस्टम से। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जहाँ उनको शहरों में भागना पड़ता था तो वहाँ उनको हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है। गंदे पानी को लेकर लोग पिछले काफ़ी लंबे समय से परेशान थे। पानी की कोई दिक्कत नहीं आई और ना ही पानी की कभी कोई कमी हुई। मैंने 33 करोड़ रुपया सरकार से लिया। हमारा और पूर्व विधायक का आपस में कुछ ना कुछ रहता ही है। तो इनको आदत है टीआरपी की। एक सरकारी काम में अड़चन डालना ही गुनाह है। अभी ये 5 साल हमें दिए हैं, अब हमें काम करने दो, पर हमें डिस्टर्ब मत करो। पर इनको चाहिए सिर्फ टीआरपी। अब भी ये लोगों को फ़ोन कर कर डराते हैं कि 1.5 साल रह गया, बस आ गई हमारी सरकार। लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि आगे वाले आने वाले 10, 15, 20 साल भी आम आदमी पार्टी की सरकार ही रहेगी। आम आदमी पार्टी को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? हर काम आम आदमी पार्टी कर रही है। सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो काम किए हैं वो काम किए हैं जो एक कॉमन मैन को जिसका बेनिफिट होता है। आज मेरा फर्ज सबके काम करना है और मैं कर रही हूँ। अगर पब्लिक है तो हम हैं, अगर हम नहीं है तो आगे भी लोगों के पास जाना है। हम हमेशा आम आदमी पार्टी के साथ हैं। मैं यही कहूँगी कि आम आदमी पार्टी अगले 27 में भी बड़े मार्जिन से अपनी सरकार बनाए। तो ये कहना है कि आप अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर करते हैं। ये तो उन्होंने बोलना ही है। अगर ऐसी बात होती तो हम तहसीलदार के साथ भी सेटिंग कर सकते थे। ये तो विरोधियों ने तो बोलना है। उनका तो अपोजिशन का तो काम ही है। मेरी पार्टी को पता है कि मैं तो दिल से पार्टी में हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूँ। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि मैं पार्टी में नहीं हूँ, उस दिन नीना मित्तल भी पार्टी में नहीं होगी। अगर मैं कहूँ जैसे मेरी जन्मदाता आम आदमी पार्टी है तो मैं हमेशा आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। मेरी पार्टी मेरे लिए सब कुछ है। पंजाब केसरी की खास पॉडकास्ट सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉडकास्ट सीरीज़ हमने उन युवाओं के लिए बनाई है, यानी कि उन युवाओं के लिए प्रेरित होने के लिए बनाई है जो कि ज़िंदगी में किसी न किसी मुकाम को हासिल कर सकें। और इसी कड़ी में ये पॉडकास्ट सीरीज़ खास उन महिलाओं के लिए है जो ज़िंदगी में किसी न किसी मुकाम को हासिल करना चाहती हैं पर प्रेरणा की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजपुरा से एमएलए नीना मित्तल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। इस पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर हम पूरा सीरीज़ को एक समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इनकी जर्नी शुरू हुई, इनके मुद्दे क्या हैं और हल्के में क्या क्या समस्याएं हैं और उसका सोल्यूशन किस तरीके से लेकर चल रही हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें समय दिया। तो मैम, हम अपने पॉडकास्ट की इस सीरीज़ को उन बच्चों के लिए या उस आम जनता के लिए, खासकर आज का पॉडकास्ट ये महिलाओं के लिए होने वाला है क्योंकि आप महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में बात करना चाहेंगे कि ये जर्नी कभी आपने खुद सोचा था लाइफ के अंदर कि इस प्रकार से आप एमएलए का जो ये पद आपको मिला है यहाँ तक पहुँच पाएंगी, या कभी सोचा हो लाइफ में कि हाँ मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। उसके बाद बिजनेस में अपने हस्बैंड को बिजनेस ज्वाइन किया। पर जब अरविंद केजरीवाल जी आए, अन्ना हजारे मूवमेंट चला, तो हमें ये लगा कि मैं सोशल वर्क करती थी तो हमें ये लगा कि इनके साथ लग के हम कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। बस एक सोशल वर्क करने के चक्कर में हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। जब पार्टी बनी तो पार्टी ज्वाइन करी। तो उसके बाद भी हमें यही होता था मेरे को कि मैं विडोज़ का, हैंडीकैप्स का कैसे भला कर सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं। यही सोचते सोचते हम पार्टी में आए। ये तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैंने इलेक्शन लड़ने हैं, जहाँ मैंने एमएलए बनना है। ये तो बस मैं यही कहूँगी कि अरविंद केजरीवाल जी का और भगवंत मान जी का थैंक्स करूँगी दिल से कि जिन्होंने घर से उठा के आम घरों के लड़के लड़कियों को आगे ला के पॉलिटिक्स में लेके आए और एमएलए बनाया। तो जब पहली बार पता लगा कि आप एमएलए का चुनाव लड़ने वाली हैं, किस तरीके से वो पूरा माहौल था, कहाँ से वो कहानी शुरू हुई?
देखिए एमएलए से पहले मैंने पार्लियामेंट के इलेक्शन भी लड़े थे 19 में। तो तब भी मेरे को जब बोला गया कि आपने इलेक्शन लड़ने हैं तो मैं बड़ी हैरान थी कि इलेक्शन क्या होते हैं। तो जब अब एमएलए के टाइम 22 में जब इलेक्शन लड़े तो वर्करों में बड़ा जोश था, हम लोगों में जाते थे। मेरी आदत थी, मैं सारा दिन ही फील्ड में घूमती रहती थी। तो जब लोगों में जाते थे, लोगों की प्रॉब्लम सुनते थे, लोगों को एक उम्मीद लगती थी कि आम आदमी पार्टी है जो हमारे काम करेगी। तो बस वही जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो लोगों का जोश देख के एक अपने में भी जोश आ गया कि अब कुछ करके दिखाना है, पब्लिक को कुछ करके दिखाना है। और पब्लिक ने साथ दिया। गांव में हम जाते थे, जब ड्यूरिंग इलेक्शन की बात बताती हूँ, जब हम गांव में गए तो ये लगता था कि शादी का माहौल है, लोगों में इतनी खुशी थी। तो बस उसी खुशी और लोगों की उम्मीद से हम आज एमएलए बन गए। तो जैसे हर किसी की ज़िंदगी में परिवार का एक अहम रोल रहता है, तो परिवार का सहयोग किस तरीके से था? मतलब क्योंकि एक पॉलिटिशियन की फैमिली लाइफ ज़ीरो हो जाती है और कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो आपकी लाइफ में कैसा ये सीरीज़ चलती रही कि किस तरीके से फिर आपने इसको मैनेज किया? देखिए पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए मेरे को मेरे परिवार ने बहुत साथ दिया है। जैसे कहते हैं ना कि हर आदमी के पीछे, कामयाब होने के पीछे औरत होती है, तो यहाँ पे उल्टा है। मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड है। उन्होंने मेरे को पूरा साथ दिया, मेरे बच्चों ने पूरा साथ दिया। वही बात जो आप कहते हैं कि फैमिली इग्नोर हो जाती है, फैमिली मेरी इग्नोर हो रही थी, पर मेरे परिवार ने, मेरी फैमिली ने मेरा पूरा साथ दिया कि नहीं, आपने जो काम शुरू किया, जिस मिशन पे आप जा रहे हो वो आप करो, हम आपके साथ हैं। बच्चों ने भी पूरा साथ दिया, हस्बैंड ने भी पूरा टाइम दिया। तो मैं आपके हल्के की बात करना चाहेंगे। हल्के को लेकर काफ़ी सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहते हैं। चाहे जो हमारा सर्वे है, हमारे रिपोर्टर्स ने हमें बताया, या चीज़ें जो हमें समझ में आई, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है कि आप राजपुरा में बतौर एमएलए काम कर रही हैं। तो क्या समस्याएं आपने पिछले कुछ सालों में देखी, और उस समस्याओं का समाधान किस तरीके से आपने किया, और आगे राजपुरा के लिए क्या रोड मैप आप लेकर चलने वाली? देखिए जब मैंने एमएलए की जिम्मेवारी संभाली जी। तो मैंने यही देखा, पहले तो जो छोटी छोटी बातें होती है जिससे लोग परेशान होते हैं, यही गलियाँ, सड़कें, नालियाँ। बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसे थी जिसमें 40-40, 50-50 साल से ईंट भी नहीं लगी थी और वो लोग नरक की ज़िंदगी जी रहे थे। इवन कि मैं जाती थी तो लोग, यही लड़कियां मेरे को, लेडीज़ ने कहा कि जी हम शादी करके यहाँ आए थे नरक में, और हमें तो यही था हम नरक से जाएंगे, बट अब हमें उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी हमारे काम कर रही है। तो सबसे पहले मैंने आउटर कॉलोनियाँ पकड़ी। आउटर कॉलोनियाँ सारी बिल्कुल जैसे नई होती हैं, नई बनाई। उसके बाद एक बड़ी, मेरे आगे एक बड़ी समस्या सामने आ रही थी, एक टारगेट आ रहा था कि हमारा बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है नलास, उस कट पे उसकी क्रॉसिंग नहीं थी। लोग रॉन्ग साइड से जाते थे तो वहाँ पे बड़े एक्सीडेंट होते थे, बड़े थोड़ी दिनों बाद कोई ना कोई एक्सीडेंट होकर डेथ हो जाती थी। तो मैंने यही सोचा था कि इसके लिए कुछ करने हैं। जब मैंने ओथ ली, उसके नेक्स्ट वीक से ही मैंने लेटर लिखना शुरू कर दिया सेंट्रल मिनिस्टर को कि जी हमें ये कट चाहिए। तो वही मैं कहूँगी कि भोले बाबा के आशीर्वाद से और सेंट्रल मिनिस्टर के सहयोग से ये कट मंजूर हुआ। मैंने वो किया, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था और मेरा एक सपना था कि मैं भोले बाबा का रास्ता सीधा बनाऊंगी। तो अभी वो रास्ता शुरू हो चुका है? नहीं, वो काम चल रहा है। आई थिंक अक्टूबर नवंबर में वो रास्ता खुल जाएगा, तो उसके बाद लोगों को बड़ा आराम हो जाएगा, रॉन्ग साइड पे जाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जैसे मैंने, पहले हम जाते थे हॉस्पिटल में, जाते थे तहसील में, जाते थे, लोगों की बड़ी लड़ाई होती थी पार्किंग की पर्ची के लिए, बड़े झगड़े होते थे। तो कई बेचारे मजबूर लोग मेरे पास आते कि जी डॉक्टर की फ़ीस तो 10 रुपये है, पर्ची हमारी 20 रुपये है, अगर हम 2 चक्कर लगाते हैं तो 40 रुपये हो जाती है। तो आज मैं बड़े फ़ख्र से कहूँगी कि पूरे पंजाब में राजपुरा एक ऐसा हलका है जिसमें हॉस्पिटल और तहसील में पर्ची नहीं लगती, पार्किंग बिल्कुल फ्री है। वो उससे लोग मेरे बड़े खुश हैं। ईएसआई हॉस्पिटल, यहाँ पे एक डिस्पेंसरी थी, उसको मैंने हॉस्पिटल में कन्वर्ट करवाया ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो जाए। हमारे इधर एक धमोली रेलवे फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग है, तो वहाँ से बड़े स्कूलों के बच्चे आते हैं, टीचर्स आते हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती थी। फाटक पर रेलवे क्रॉसिंग बंद होता था फाटक, तो लोग बड़ी लेट हो जाते थे, बच्चे लेट हो जाते, टीचर लेट हो जाते, जाम लग जाते। उसके लिए भी हमने वहाँ पे धमोली के पास अंडरपास अप्रूव करवा लिया है, उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। मतलब उसके अलावा जैसे गाँव में है, लाइब्रेरियाँ बना रहे हैं हम, आंगनबाड़ीज़ बना रहे हैं, पंचायत भवन बना रहे हैं। यही छोटे छोटे कामों से ही लोग बड़े परेशान हुए पड़े थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे सीएम साहब कहते हैं कि हम छोटी छोटी धर्मशाला या कम्युनिटी सेंटर बनाएं, क्योंकि हर बंदा पैलेसों में नहीं जा सकता।
तो हमारा टारगेट अब यही है कि हम हर गांव में एक कम्युनिटी सेंटर या पंचायत भवन, उसका कोई भी नाम हम दे दें, एक खुला बड़ा हॉल बनाएं जिसमें वहाँ के लोग अपना दुख सुख कर सकें और लोगों को उसकी सहूलत हो। हेल्थ केयर की आप बात कर रहे थे, आपने एक अस्पताल बनाया, उसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ जानकारी दीजिए, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि पंजाब के अंदर तमाम कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी सही नहीं है। तो राजपुरा में भी एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी, आपने बताया कि आपने उसको अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया। क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं आप? नहीं, वो ईएसआई की है। जो हॉस्पिटल है, जो राजपुरा का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें जब हम आए थे तो मुश्किल से 100 या 200 ओपीडी होती थी। आज के टाइम में 1200-1500 ओपीडी हो रही है। हमारे आने के बाद डॉक्टर वहाँ यहाँ पे सारे आ गए, मेडिसिन सारी फ्री मिल रही है। और पेशेंट्स को जैसे होता है कि लंबी लंबी लाइनों में पेशेंट खड़े रहते हैं, उनकी टर्न नहीं आती। तो पहले हॉस्पिटल में एक कंप्यूटर होता था जो स्लिप काट के देते थे, तो अब हमने 4 कंप्यूटर करवा दिए हैं ताकि लोगों को फैसिलिटी मिले। तो लोग उससे खुश है हेल्थ सिस्टम से। हमने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, पुराने राजपुरे में मोहल्ला क्लिनिक खुला है। हमारे नलास मंदिर के पास एक नलास गांव है, उसमें मोहल्ला क्लिनिक खुला है। बनूड़ में खुला है। हमारे कनौड़ पिंड है, अजीत कनौड़ है, उसमें हमारा मोहल्ला क्लिनिक खुला है। तो जो मोहल्ला क्लिनिक है उससे गांव के लोग बहुत ज़्यादा फैसिलिटी उनको मिल रही है। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए जहाँ उनको शहरों में भागना पड़ता था, तो वहाँ उनको हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है। राजपुरा के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि गंदे पानी को लेकर लोग पिछले काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, और अभी आपने देखा कि ये जब भाखड़ा वाला इशू हुआ तो इसके अंदर राजपुरा का भी पानी रोका गया था, और तकरीबन 16 से 17 दिन पानी की समस्या जो है राजपुरा के अंदर बरकरार रही। तो कोई सॉल्यूशन या रोड मैप निकाला आपने इसका कि पानी की समस्या का आप समाधान कर पाएँ? देखिए, जो गंदा पानी था उसके लिए हम अमृत 2 प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसमें हमारे फाउंटेन चौक से लेके पुराना राजपुरा गगन चौक तक टोटल पाइपलाइन चेंज हो रही है। क्योंकि पाइपलाइन जो पड़ी थी बहुत पुरानी थी, भी नीचे कोई टूट गई, कोई लीक हो रही है। पिछले मैं यही कहूँगी कि 10 साल पहले ये पाइपलाइन चेंज हो जानी चाहिए थी, पर पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब मैंने 33 करोड़ रुपया सरकार से लिया और उससे हम ये पाइपलाइन चेंज कर रहे हैं। दूसरा ये कि अगर पानी पीछे से बंद हो जाए तो पानी की हम कैसे पूरा करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे 5 ट्यूबवेल लगवा रहे हैं। एक हमारा पुराना राजपुरा में स्टार्ट हो चुका है, वो ख़त्म होने वाला काम। अभी 2-3 दिन में हमारा राजपुरा में भावलपुर भवन के पास एक पानी की टंकी है, वहाँ लग रहा है। फिर 4 कोनों में और लग के, तो उसमें पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजपुरा के लोगों को ना तो गंदे पानी पीना पड़ेगा और ना ही पानी की कभी कोई कमी होगी। एमएलए साहब, एक आपने बात कही कि पिछली सरकार में काम बहुत रुके, पर आपके जो फॉर्मर एमएलए हैं यानी कि पूर्व विधायक कंबोज साहब, वो तो ये कहते हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट मेरे ही शुरू किए हुए हैं, और हमने देखा है कि वो उद्घाटन के समय में वहाँ पे पहुँचते भी नज़र आते हैं और आपके साथ तनाव की स्थिति भी बनती है उनके साथ। तो वो क्या मसला रहता है कि राजपुरा में हमें ऐसा देखने को मिला है कि फॉर्मर एमएलए उद्घाटन में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा है, और ये भी देखने को मिला, ये भी क्लेम किया गया कि ये प्रोजेक्ट उनके थे। और वैसे देखा जाए तो वो एक ब्रिज के प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि ये ब्रिज का प्रोजेक्ट जो है मैंने शुरू करवाया था और इसका श्रेय भी मुझे मिलना चाहिए। देखिए, राजपुरा में जो आप कह रहे हैं, हमारा और पूर्व विधायक का आपस में कुछ ना कुछ रहता ही है। हमारे राजपुरा में एक ओवर ब्रिज बना हुआ है जो बलराम जी टंडन थे जब हमारे यहाँ एमएलए, उन्होंने बनाया था, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग के पास रास्ता नहीं था। तो वो पुल जब से बना था उसकी कोई रिपेयर नहीं हुई थी। तो बड़े हमारे मीडिया वाले भाई रोज़ न्यूज़ लगाते थे कि ये पुल गिरने वाला है, इसका कुछ करो, पुल गिरने वाला है। तो मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, तो हमें 90 लाख रुपया इसका मिला और हमने काम किया। जब वो काम हो रहा है, इतना तो हर बंदे को पता है कि अगर लेंटर गीला है, लेंटर सूखा नहीं है, तो हम उसका जो नीचे बांधते हैं वो नहीं खोल सकते। तो वही स्थिति वहाँ पे थी कि अभी वो पुल हम खोल नहीं सकते थे। बारिश आ गई थी, बारिश आने से जो अंडरपास थे वो भर गए थे। तो हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि आप इसको खोल दो। तो उन्होंने कहा कि अभी हम थोड़ा सा मोटरसाइकिल, बाइक इनके लिए खोल सकते हैं, हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं खोलेंगे। पर इनको आदत है टीआरपी की, क्योंकि इनको पता है कि पीछे हमने जो किया लोगों ने, इसीलिए हमें तीसरे नंबर पे ला दिया। इनको चाहिए थी टीआरपी, ये खुद गए। पहले तो देखो, एक सरकारी काम में अड़चन डालना ही गुनाह है। खुद गए जाके, वो जो वहाँ पे बैरिकेड लगे थे उनको उठाने लग गए। चलो हमने वो भी छोड़ दिया कि चलो इन्होंने जो किया, क्योंकि हमने फेसबुक पे रात को डाल दिया कि सुबह ये पुल हम खोल रहे हैं, तो ये सुबह ही जाके वहाँ पे लगे कि मैं अपनी टीआरपी बढ़ाऊँ। ऐसे ही जो दूसरा जनता स्कूल का पुल है, जब हम आए तो वो प्रोजेक्ट बिल्कुल बंद हो चुका था। हमने पता किया कि वो क्यों बंद हो चुके हैं,
तो वहाँ पे 2 हडल्स थे। मंदिर का इशू मंदिर बताया का जा रहा इशू था था, एक तो। हाँ। हमने बड़े अच्छे ढंग से मंदिर का इशू सॉल्व करके वो पुल का काम शुरू करवाया। जब वो पुल शुरू होना था, हमने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे डाला कि कल से ये पुल शुरू होने वाला, ये लड्डू लेके चले गए कि मैं बांट रहा हूँ। अब लेटेस्ट मैं आपको बताती हूँ, कल परसों इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि राजपुरा में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए मैंने PIL डाली है मानयोग हाई कोर्ट में, और 1 महीने में इसका जो भी हल है वो हो जाएगा। PIL में ये क्लेम किया गया था कि हालात जो हैं फायर ब्रिगेड स्टेशंस के कंडम हो खराब रखे है, हैं, खराब बिल्कुल है। ख़त्म है। जबकि फायर ऑफिसर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास हर चीज़ की फैसिलिटी है। अगर भगवान ना करे कोई ऐसी बात होती है तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास जो भी मशीनरी है वो बिल्कुल ठीक है। बट जब हमारे अमृत 2 का प्रोजेक्ट का हमारे ओपनिंग करने हमारे लोकल बॉडीज़ मंत्री आए थे, तो हमने उनके आगे डिमांड रखी थी कि एक हमें नई गाड़ी और दे दो, क्योंकि अगर घनौर में आग लग जाती है तो भी राजपुरा से जाती है, बनूड़ में लगती है तो भी जहाँ राजपुरा से आती है, जहाँ मोहाली से आती है, तो हमें एक गाड़ी और चाहिए। तो उन्होंने उसी दिन अप्रूवल दे दी थी कि जल्दी ही आपको गाड़ी मिल जाएगी। उसके अलावा हमने बनूड़ में भी एक फायर स्टेशन की डिमांड की है। इनको अब पता चल गया कि अब फायर की गाड़ी आ रही है तो बस कि मैं अपने नंबर बना लूँ। मैं यही कहती हूँ, अगर आपने TRP बढ़ानी है, आपने नंबर बनाने बनाओ, हमने नंबर नहीं बनाने, हमने TRP नहीं बढ़ानी, हमने लोगों के काम करने हैं। आप करो, बट लोगों को परेशान ना करो। लोग वो टाइम नहीं भूले जब इन्होंने लोगों को टॉर्चर किया, लोगों पे तरीके का पर्चे टॉर्चर, करवाए। परेशान? लोग जो भी बोलता था उसको पर्चे करवाते थे। इवन के हमारी फेसबुक पे अगर किसी ने हमारे सोशल मीडिया पे हमारे फेवर में कोई कमेंट भी डाल दिया तो अगले दिन उसके घर चले जाते थे कि चल भी तेरे पे पर्चा डालूं, तूने क्यों ऐसा कर रहे हो। हम जाते थे गांव में, हम कई बार कह देते थे कि जी हरदयाल ये को, इलेक्शन से पहले की बात है? इलेक्शन से पहले की, कि हरदयाल कंबोज ने बड़े पर्चे करवाए हैं, किसी पे पर्चा हुआ है तो जितने लोग बैठे थे ना 90% लोग कहते थे जी मेरे पे भी हुआ है, मेरे पे भी हुआ है। ये तो हाल था। हम यही कहते हैं कि हम अभी देखो, अभी ये 5 साल हमें दिए हैं, अब हमें काम करने दो। आगे टाइम जिसका है उसका आएगा, वो तो लोगों को पता है, जब भगवान को पता है। पर हमें डिस्टर्ब मत करो। पर इनको चाहिए सिर्फ TRP। अब भी ये लोगों को फ़ोन कर डराते हैं कि 1.5 साल रह गया, बस आ गई हमारी सरकार। मैं एक ही बात कहती हूँ आपके माध्यम से कि जब हमारी सरकार बनने वाली थी तब ये कहते थे ये कभी नहीं आएंगे। जब हम आ गए तो ये कहते इनसे 6 महीने सरकार नहीं चलेगी। फिर 6 महीने के भी ज़्यादा हो गया टाइम, फिर ये कहते जी ये नए हैं, इनको काम नहीं करने आएंगे। हमने काम भी कर दिए। अब ये कहते हैं 1.5 साल रह गया। मैं इनको यही कहती हूँ कि ना 1.5 साल रहा है, हम अगले 5 साल क्या, हम 15 साल आम आदमी पार्टी, 15 से 20 साल तो हिलने वाली नहीं है। आप ये सपना देखना छोड़ दो कि आप आगे, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। आम आदमी पार्टी को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने जो लोगों से वादे किए थे, चाहे बिजली का है, चाहे पानी का है, चाहे मेडिकल का है, हर चीज़, हर काम आम आदमी पार्टी कर रही है। अब आप गांव-गांव में जाओ, जो नहरों में पानी आ रहा है, जो मैं कहती हूँ 70-70 साल के बुजुर्ग हमें मिलते हैं, वो कहते बेटा हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इनमें पानी आएगा। जो मोगे खोल रहे हैं, खेतों में खोल रहे हैं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। जो सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो काम किए हैं, वो काम किए हैं जो एक कॉमन मैन को जिसका बेनिफिट होता है। तो इसीलिए मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि हो ही नहीं सकता कि सरकार कहीं जाएगी। आगे वाले आने वाले 10, 15, 20 साल भी आम आदमी पार्टी की सरकार ही रहेगी। विपक्ष ये भी आप पर आरोप लगाता है कि आप अधिकारियों को धमकाने का काम करते हैं। कहते हैं कि आपकी तबादला करा देंगे कि अगर आप हमारे मुताबिक काम नहीं करेंगे। यानी कि उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि आप अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर करते हैं। देखिए, ये तो उन्होंने बोलना ही है, पर राजपुरा एक पहले ऐसा हल्का है, सबसे पहले राजपुरा में सरकार बनती, हमारे यहाँ तहसील से हमें एक कंप्लेंट मिली कि तहसील में बड़ी करप्शन हो रही है, तो सबसे पहले राजपुरा का तहसीलदार सस्पेंड हुआ था। अगर ऐसी बात होती तो हम तहसीलदार के साथ भी सेटिंग कर सकते थे। अब जो भी किसी को, अगर हम किसी का ऑफिसर को काम करने के लिए कहते हैं, अगर वो काम नहीं करेगा तो हम उसकी ट्रांसफ़र ही करवाएंगे ना। तो ये तो विरोधियों ने तो बोलना है, उनका तो अपोजिशन का तो काम ही है, उन्होंने एलिगेशन लगानी है, उन्होंने बोलना ही है। पर पब्लिक मेरी खुश है, राजपुरा के लोग खुश हैं। हाँ, जिस दिन राजपुरा के लोग कहेंगे कि मैंने ये गलत काम किया है, जब मैं यहाँ से गलत हूँ, तो मैं उस दिन उनका जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल। अब मैं बात करूँ पटेल कॉलेज की, चाहे वृद्धाश्रम हो, कुछ NGOs हों शहर के बड़े बड़े, उसमें देखा जाता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। और अब ऐसा भी नज़र आता है कि ये देखा जा रहा है कि पूर्व MLA के तो कुछ उसके अंदर आदमी थे ही, पर अब ऐसा बताया जाता है कि जो
आज के एमएलए यानी कि आपका भी उसके अंदर उसी हिसाब से इंटरफेरेंस रहता है, पर आप इनडायरेक्ट तरीके से जो है अपने लोग वहाँ पर एंटर कर रहे हैं और उनको क्रॉस करने का जो है काम कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है कि एक एनजीओ हो, कॉलेज हो, इसके अंदर किस तरीके की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और इसको लेकर क्या पॉलिटिक्स चल रही है कि क्या ऐसा इंटरेस्ट है कि वहाँ वहीं से निकलेगा कुछ? देखिए, राजपुरा में जितने भी ये क्लब्स थे, जहाँ कोई संस्थाएं थी, जहाँ पटेल कॉलेज था, हम लोग खुद हैरान थे कि हर जगह पे जो पिछले एमएलए थे उनका बहुत ज़्यादा पकड़ थी उनकी। कई क्लब तो हमारे जेंट्स क्लब था, उसमें तो सीलिंग थी कि उसमें मेंबर नहीं डाल सकते। जब हम आए हमने वो सीलिंग उठवाई, मेंबर बनाने शुरू किए। उसमें कोई भी कह दे कि एक एमएलए मेंबर है, मेरे परिवार का कोई मेंबर है, जहाँ मेरा कोई रिश्तेदार मेंबर है, वो राजपुरा के लोगों की संस्था है, राजपुरा के लोगों के लिए खोल दी है। चाहे वृद्धाश्रम है, चाहे कोई क्लब है। अब बात आई पटेल कॉलेज की। जब पटेल कॉलेज की हमें बात पता चली कि पटेल कॉलेज घाटे में चल रहा है, तो हमने कहा भी इसमें मेंबर बनाओ। तो इन्होंने वही जो किंतु परंतु। पहली बात देखिए, पिछले विधायक मेंबर, उनके मतलब समधी मेंबर, उनका बेटा मेंबर, उनका मतलब जवाई मेंबर, उनके साले का बेटा उसमें, मतलब हर परिवार जहाँ जितने भी इनके पॉलिटिकल बंदे हैं सारे उसमें मेंबर हैं। और जो संस्था थी वो घाटे में चल रही थी। तो हमने बड़ी कोशिश की इसको सेट किया जाए, इन्होंने नहीं उसमें दखल देना बंद किया। तो मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि जो भी जितने भी जैसे पटेल कॉलेज वगैरह जो भी संस्थाएं हैं, इनके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद इनके जो प्रधान थे उन्होंने रिज़ाइन किया। उसके बाद हमने नए मेंबर पब्लिक में से, लोगों में से मेंबर बनाए। 1 लाख रुपया मेंबर की फ़ीस रखी। तो 50 मेंबर बने थे, 50 लाख कॉलेज में है। इन्होंने तो तब भी कहा कि जी मैडम ने 50 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया, पर वो बाय चेक कॉलेज में गया। लोग तो जानते हैं ना कि बाय चेक गया। ये वही कॉलेज है जहाँ पे प्रोटेस्ट होते थे कि लोग कहते थे हमें मेंबर बनाओ। हमने बिल्कुल ओपन कर दिया, 50 मेंबर आए। उससे जो कॉलेज का लॉस था वो कवर हुआ, टीचरों की सैलरी बढ़ी। तो पर इन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कॉलेज तरक्की क्यों कर रहे हैं। हमने यही बार बार हमने यही कहा, सोशल मीडिया के दौरान भी, मीडिया के दौरान भी, कि वहाँ पे कोई भी एमएलए है, चाहे सिटिंग है चाहे पिछले एमएलए है, एमएलए को तो मेंबर होना ही नहीं चाहिए, चाहे उनके परिवार को मेंबर होना ही नहीं चाहिए। पर वो ऐसे पकड़े हुए हैं, पता नहीं उन्होंने वहाँ पे क्या खाना है, क्योंकि वो उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाते थे। उनको कॉलेज की टेंशन नहीं थी। उन्होंने देखना कि आपके पास 50 वोट है, चल तेरे लड़के को या लड़की को मैं कॉलेज में लगा देता हूँ, वोट हमारे पक्के। ये नहीं देखना कि वो संस्था घाटे में चल रही है, किसी की फ़ीस माफ़ करनी है। जो ज़रूरतमंद है उसकी तो फीस होएगी नहीं माफ़, जो उनके जानकार है उसकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी। तो ऐसे काम करके इन्होंने कॉलेज का बिल्कुल, जैसे मैं कहूँगी, सत्यानाश कर रखा था। बट अब वो संस्था प्रॉफिट में है, अब बढ़िया चल रही है। पर मैं आपके माध्यम यही कहूँगी कि आप किसी भी संस्था में दिखा दो, मैं मेंबर, मेरा परिवार मेंबर या मेरे रिश्तेदार मेंबर, हाँ राजपुरा के लोकल मेंबर है, कोई भी हमारा मेंबर नहीं है। मैं भी बन सकती थी मेंबर, जब मेरा परिवार भी क्लबों में मेंबर बन सकता था। हमने कहा नहीं, ये लोगों की संस्थाएं हैं, अगर हम मेंबर बनेंगे तो ये तो फिर पिछलों और हमारों में कोई फ़र्क नहीं रहा। हमने बिल्कुल ओपन कर दिया कि जो मेंबर बनना चाहता है, जो क्लब की फ़ीस है या जो कॉलेज की फ़ीस है उसको दो और अपना मेंबर बनो। एक और बड़ी जो ब्रेकिंग बनी थी जब आपके बेटे की शादी हुई, तो उस शादी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद उन्होंने शिरकत की और ये कहा गया कि ये एमएलए तो अब बीजेपी की हो चुकी हैं। तो बीजेपी का ठप्पा जो है, यानी कि कहीं स्टैम्प जो है आप पर कहीं ना कहीं लगती नज़र आ रही है और ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं मैडम की पकड़ सेंटर तक बहुत अच्छी है, कि सेंटर में मैडम के जो लिंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो जब नायब सैनी साहब आपके बेटे की शादी में आए, तो आपकी पार्टी का उस समय किस तरीके का रिस्पांस था या पब्लिक का किस तरीके का रिस्पांस आपके पास था? तो ऐसा तो मेरी पार्टी को पता है कि मैं तो दिल से पार्टी में हूँ। मैं कोई किसी के साथ या पार्टी के साथ नहीं, तो मैं इस चीज़ का विरोध नहीं किया पार्टी में नहीं, किसी ने? मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूँ। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि मैं पार्टी में नहीं हूँ, उस दिन नीना मित्तल भी पार्टी में नहीं होगी। नीना मित्तल की अगर मैं कहूँ, जैसे मेरी जन्मदाता आम आदमी पार्टी है, तो मैं हमेशा आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। ये मेरा एक परिवार है आम आदमी पार्टी। हाँ, जो हरियाणा के सीएम साहब आए थे वो मेरे हस्बैंड के पुराने दोस्त हैं, क्योंकि जब मैं दिल्ली रहती थी सेंटर के बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे एमएलएज, बहुत सारे एमपीज़ के साथ हमारे फ्रेंड सर्कल हैं। तो वो एज ए फ्रेंड शादी में आए थे। ये नहीं है कि उनका शादी में आना ये हो गया कि मैं बीजेपी में जा रही हूँ। मैं अपनी पार्टी में हूँ, मेरी पार्टी मेरे लिए सब कुछ है और मैं लास्ट तक अपनी पार्टी में ही रहूँगी।
राजपुरा की जो आज की मौजूदा हालात हम करें कि सड़कों की समस्या तो अभी भी बरकरार है, खड्डे एमएलए साहब देखने को कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो ये आम आदमी के लिए सड़क पे जो खड्डे हैं इनको आराम देने के लिए आपने कुछ सोचा है कि अपने इस टेन्योर में कुछ ऐसा करें आपकी पब्लिक को थोड़ा सा आसानी और रिलीफ मिलने का काम करें? और इसके अलावा इसमें एक और एडिशन मेरा क्वेश्चन रहेगा, भावलपुर समाज का दबदबा राजपुरा के अंदर बहुत ज़्यादा है। इस समाज के लिए कुछ खास आपने सोचा हो या राजपुरा की जनता के लिए एक फाइनल रोड मैप क्या लेकर चल रहे हैं? क्योंकि इन सालों के अंदर वाइंड अप किया जाता है कि अब हम जो दे सकें वो बेस्ट दे सकें, तो आप अपनी तरफ से क्या देना चाह रहे हैं? देखिए, जो आपने सड़कों की बात की है, राजपुरा में मैं यही कहूँगी कि 80% रोड्स बन चुकी है। जो थोड़ी बहुत ही रह गई है वो जल्दी ही बन जाएगी, क्योंकि एक हर आदमी को रोड पे ही चलना होता है। अगर रोड ही सही नहीं है तो फिर उनको नहीं लगता कि राजपुरा में कुछ काम हुए हैं। तो 80% रोड्स हो चुकी हैं। जो आप कहते हो कि जनरल लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम राजपुरा में 3 मार्केट्स बना रहे हैं। पहले लोग खो में बैठे थे, इलीगल बैठे थे, तो उनको डर रहता था कि पता नहीं ये कब उठा दें, कब कर दें। तो हम एक 3 मार्केट बना रहे हैं जो लोगों को उनकी अपनी जो कह सकेंगे कि हम इस शॉप के मालिक हैं, तो वो चीज़ हम बना के बहुत ही जल्दी दे रहे हैं। यानी कि जितने भी वेंडर्स हैं या जिनके खोखे कच्चे बने हुए हैं, एनक्रोचमेंट है, उनको बना के हम पक्की दुकानें दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं, उनमें दुकानें बनेंगी। और दूसरा, जो वेंडर मार्केट में जैसे रेडी फटी वाले होते हैं, उनको कभी पुलिस ने उठा दिया, कभी कमेटी वालों ने उठा दिया, उनके लिए हमारी रेडी मार्केट तैयार हो चुकी है। बहुत जल्दी हम उसको अलॉटमेंट कर रहे हैं ताकि वो रेडी वाले वहाँ पर चले जाएँ। हमारा मकसद है कि जो हार्ट ऑफ द सिटी है, मेन हमारा टाली वाला चौक, उसको हम पूरा खुला और अच्छा उसकी ब्यूटिफिकेशन करके उसको सुंदर बना दें। और जो आप कह रहे हैं भावलपुरी समाज यहाँ पे ज़्यादा है, भावलपुरी समाज यहाँ पे है, बहुत अच्छे लोग हैं भावलपुर समाज के। और मैं तो यही कहूँगी कि मैंने मेरे बेटे की शादी भी भावलपुर समाज में करी है। तो बहुत अच्छे लोग हैं और वो शांति प्रिय लोग हैं, वो लोग खुश हैं। वो कहते हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हम बिना डर के अपना काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बिना डर के कर रहे हैं। पहले यही डर होता था कि पता नहीं एमएलए किस पे पर्चा करवा देगा, अब वो डर नहीं है, वो अपना आराम से शांति से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मतलब एमएलए साहब के घर में किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता आके काम करवा सकता है? बिल्कुल, मेरा ऑफिस ओपन है। बल्कि मेरी पार्टी के कई वर्कर हमसे नाराज़ होते हैं कि मैडम ये तो दूसरे लोग हैं, दूसरी पार्टी के, इन्होंने अपने वोट नहीं डाली, आप इनके काम क्यों करते हो? मैंने कहा अब वोटों के टाइम पार्टी हैं, इलेक्शनों के टाइम पार्टी हैं। अब मैं एमएलए सबकी हूँ, जिसके भी काम पेंडिंग है मैं करूँगी। इवन के हमारे बीजेपी के, भाजपा के जो हमारे कैंडिडेट थे, उनकी रोड मेरे को लगता है 20-25 साल से नहीं बनी थी, उनकी रोड मैंने बनाई। एक हमारे वार्ड नंबर 9 में एक गली थी, वो गली बीजेपी वालों की गली उसको कहते थे, वो गली मैंने बनाई। तो मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए सब राजपुरा वासी हैं, कोई पार्टी का नहीं है। पार्टियाँ तब होगी जब इलेक्शन आएंगे। आज मेरा फ़र्ज सबके काम करना है और मैं कर रही हूँ। एक सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि आप महिला हैं, आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से भी समझ पाएंगी कि क्राइम की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती नज़र आ रही हैं। ऐसे में चेन स्नैचिंग हो, पब्लिक सेफ्टी हो और ख़ासकर वुमेन सेफ्टी हो, ये कहीं ना कहीं डामाडोल होती नज़र आती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासनिक तौर पर कुछ सख्ताई बढ़ाई गई हो या कुछ ऐसा खास आपने रास्ता निकाला हो कि जिससे ये घटनाएं राजपुरा के अंदर कम हो सकें? क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि चेन स्नैचिंग की घटनाएं राजपुरा के अंदर देखी गई दिन दिहाड़े। देखिए, ये ना चेन स्नैचिंग कुछ होता है कि किसी की बात थोड़ी सी ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ गई, किसी की कम आ गई। जब फॉग के दिन होते हैं उन दिनों ये घटनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि फॉग का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। तो उसके लिए भी हमने क्या किया था, हमने पीसीआर की जो गश्त होती है वो बढ़ाई थी। जो एसएचओ है वो भी पूरा मुस्तैदी से ध्यान दे रहे हैं। हमारे जो डिप्टी साहब है, डीएसपी साहब, वो भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब मैं ये कहूँगी कि जो फॉग के दिनों में घटनाएं हुई थी, अब तो उसके हिसाब से तो 5-10% रह गई हैं। वो भी बड़ी, अब पुलिस पूरी चौकस है, पूरा ध्यान दे रही है। ऐसी बात नहीं है कि राजपुरा में ये स्पेशल घटनाएं हो रही हैं। फॉग के दिनों में जरूर हुई है, मैं कहूँगी, ये नहीं कहूँगी पूरे पंजाब में। घटनाएं तो हर जगह होती हाँ, पूरे पंजाब में हुई है, पर राजपुरा में हम कैमरे लगा रहे हैं ताकि सबको, इनको ना क्रिमिनल को डर होता है कि मैं कैमरे में ना आ जाऊं। तो राजपुरा में हम कैमरे लगाने शुरू कर दिए और बहुत जल्दी पूरे शहर में और पूरे गांव में कैमरे लग जाए। अगर हम मुख्य रूप से देखें, जो ये चेन स्नैचिंग की घटनाएं हैं, ये वो लोग करते हैं जो कहीं ना कहीं एडिक्ट हैं। जी बिल्कुल, किसी न किसी नशे से, चाहे वो चिट्टा हो या किसी भी और तरीके का केमिकल नशा वो लेते हों। तो आपको नहीं लगता कि
हम रूट पर जाएं और इस तरीके से काम करें कि नशा कम हो तो ये चोरी की घटनाएं भी कम हो सकें? देखो, ये आपको भी पता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने नशा ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाई हुई है। तो उसके तहत ना जब हम गांव में जाते हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं। पहले लोग डरते थे कि अगर हमारा बच्चे का नशा करता है, किसी को पता चल गया तो पुलिस तंग करेगी। अब हमारे साथ एसएचओ जाते हैं, डीएसपी जाते हैं, वो खुद कहते हैं कि अगर किसी का बच्चा नशा करता है आप हमें दो। तो उन दिनों मेरे को एक लेडी ने पूछा कि मैडम अगर हम देंगे तो उसमें तो पैसे बहुत लगते हैं, 15-20 हज़ार रुपया लगता है। तो हमने यही कहा कि पंजाब सरकार की ओर से मुहिम है, बिल्कुल फ्री हम आपके बच्चे को लेके जाएंगे, उसको बिल्कुल ठीक करके आपके पास छोड़ के जाएंगे। तो लोग बड़े खुश हो रहे हैं। और जो जैसे कहते हैं ना बड़े मगरमच्छ है, तो उन पर कार्रवाई हो रही है। आज ही लेटेस्ट हमारा मेरे हल्के का एरिया बनूड़ में हमारे एक यही था, नशा तस्कर था, बड़ा नाम था, पीछे उसको अरेस्ट भी किया है, उसके 2-3 पर्चे भी चल रहे हैं। जब लोगों ने मेरे को बोला कि उसके हैबिचुअल ऑफेंडर हाँ है। तो आज उसका घर भी जैसे हमारा है कि जिसके जो इसने नशा बेच के घर बनाए हैं, लोगों के घर उजाड़े, उनका घर ढा दो, तो आज वो मुहिम वहाँ पे भी चली है, बनूड़ में भी। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि नशे वाले राजपुरा हल्के से जा तो वो भाग रहे हैं, जो वो अपना काम बंद कर रहे हैं, क्योंकि राजपुरा हल्के में हम नशा नहीं रहने देंगे। जब नशा नहीं रहेगा तो चोर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बच्चे अपनी ज़रूरतें पूरी नशा लेने के लिए ऐसे गलत काम करते हैं। तो अब हमारी पुलिस पूरी चौकस है कि ऐसे काम ना हो, और जहाँ से भी हमें पता चलता है कोई नशा कर रहा है या नशा बेच रहा है, हम उसको बड़ा, जो नशा कर रहा है उसको बड़ा सेफली लेके जाते हैं, उसको ठीक करके उसके घर तक छोड़ के। आप महिला हैं तो जाहिर सी बात है आपसे ये सवाल बनता है, महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं आप राज में? देखिए, महिलाओं के लिए पहले होता था कि जैसे अब मैं जाती हूँ कहीं भी तो लेडीज़ यही कहती हैं कि हमारे लिए एमएलए का मतलब होता था कि वो घर में आए या कहीं आए, हमने नमस्ते किया और चाय दी, चले गए। फर्स्ट टाइम एमएलए है जिसके पास हम अपना बैठ के दुख बांट सकते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है वो हमारे साथ शेयर करती हैं। और हम चाह रहे हैं, हम अभी कुछ इंडस्ट्रीज़ ला रहे हैं जिसमें लेडीज़ को ही काम मिले, जो लेडीज़ घर में बैठ के काम कर सकती हैं उनको काम मिले। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हम और भी ला रहे हैं कि जिसमें हम मेनली लेडीज़ को ही आगे करें, ताकि लेडीज़ जो जिनमें कैपेबिलिटी है बट वो घर में फ्री बैठी हैं वो काम लग सकती हैं। क्योंकि मेरे को बीइंग ए वुमेन, लेडीज़ के साथ, जो लेडीज़ मेरे साथ आके शेयर कर सकती हैं वो कहीं नहीं कर सकती। इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब इलेक्शंस होते हैं उस दौरान कोई भी कैंडिडेट हो वो पूरा फील्ड के अंदर नज़र आता है, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो उसकी मौजूदगी भी कम होती है, और जैसे ही इलेक्शन का समय आता है तो मौजूदगी फिर से दिखने लग जाती है। तो जनता का सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं होता कि उनके काम हो जाएं, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता, चाहे वो एमएलए का ऑफिस हो या फिर एमएलए ही अवेलेबल नहीं होता। तो आप इस सोच को कैसे लेकर चलती हैं कि एक एमएलए कितना अवेलेबल रह सकता है, आप कितना अवेलेबल रहती हैं? अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो आपकी जगह पे कौन अवेलेबल रहता है? किस तरीके से पब्लिक को डील करते हैं, और क्या पब्लिक में आना जाना रहता है आप? देखिए, मेरा ऑफिस तो सुबह, जैसे मेरे को सुबह ही गेट खुल जाता है, 7 बजे कोई आ गया तब भी खुला है, 8 बजे आ गया तब भी खुला है। तो पहले मेरी रिहाइश उधर ही थी, अब मेरी रिहाइश इधर है। तो मैं 8:30, 9, कई बार 10 भी बज जाते हैं, लोगों से मिलके ही हम इधर आते हैं। अगर मैं इन केस मैं नहीं हूँ तो मेरा बेटा 24 आवर्स वहाँ पे होता है, मेरे हस्बैंड वहाँ पे होते हैं, मेरा स्टाफ वहाँ पे होता है। उसके अलावा हमने एक कोऑर्डिनेटर कमेटीज़ बनाई हुई हैं, तो जैसे लोगों को जिम्मेवारी दी है, 5-5 मेंबर की कमेटी बनाई हुई है। वो पिंड गांव जाते हैं कि आप अपनी समस्याएं बताइए। जैसे हम पहले वोट मांगने जाते थे ना, वोट दीजिए, अब हम उनकी प्रॉब्लम्स लेने जाते हैं कि आप प्रॉब्लम्स दीजिए, हम उनका हल करेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, कई बार मैं नहीं होती, जैसे कभी मैं चंडीगढ़ गई हूँ, कोई मीटिंग्स है, मैं नहीं हूँ। पर मैं यही कहूँगी कि मेरे ऑफिस में कोई ना कोई ज़रूर होता है मेरी फैमिली का, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरा बेटा हो, या मेरा जो ऑफिस स्टाफ है, तो वो होता है कि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर पब्लिक है तो हम हैं, अगर हम नहीं है तो आगे भी लोगों के पास जाना है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल खुला रखा हुआ है, कोई भी किसी भी टाइम आ सकता है। तो क्या देखते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन किस तरीके से रहने वाला है? बहुत अच्छा रहेगा जी। लोगों से हम वादे करके आए थे, वो सारे वादे हम पूरे कर रहे हैं।
एक लेडीज़ की गारंटी अभी रहती है, वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। और लोगों को जो हमने वादे नहीं किए थे, जैसे ये एसएसएफ का वादा हमने नहीं किया था, जब से ये सड़क सुरक्षा फोर्स शुरू हुई है, मैं यही कहूँगी कि मैंने खुद करके देखा है कि अगर रास्ते में रोड पे कोई एक्सीडेंट मिला है, हम फ़ोन करते हैं तो वो फटाफट आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं। तो लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। और उसके अलावा जैसे पानी पहुंच रहा है, गांव-गांव पानी पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बिजली के बिल लोगों के नहीं आ रहे, लोग खुश हो रहे हैं। लोग अब जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली इलेक्शनों का जो रिज़ल्ट आया, चाहे उसके कारण कुछ भी थे, पर अब लोग पछता रहे हैं। लोग कहते हैं जब आम आदमी की सरकार थी, ना हमें बिजली का बिल आता था, ना पानी का बिल आता था, मेडिकल की फैसिलिटीज़ फ्री थी, हर फैसिलिटी थी। आज आप देखो वहाँ पे एक कॉमन मैन, एक गरीब बंदा बड़ा खुश था, आज वो परेशान है। तो हमने पंजाब में जो काम किए हैं, जैसे बिजली पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, जहाँ सड़क सुरक्षा फोर्स हो गया, और गांव में पानी हो गया, खेतों में बिजली हो गया 24 घंटे, तो उससे लोग खुश हैं। लोग यही कहते हैं कि हमें यही तो चीज़ें चाहिए जो पंजाब सरकार दे रही है। हम कोई मतलब जैसे कई लोगों से मैं मिलती हूँ तो वो यही कहते हैं कि हम बेवकूफ़ नहीं है जो दूसरी सरकार लेके आएंगे, जो हमें फैसिलिटीज़ 50-50 सालों से नहीं मिली, आज वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। हम हमेशा आम आदमी पार्टी के साथ हैं और मैं यही कहूँगी कि आम आदमी पार्टी अगले 27 में भी बड़े मार्जिन से अपनी सरकार बनाएगी। तो आखिरी में राजपुरा की जनता के लिए कोई आपका खास संदेश? मैं तो अपने राजपुरा की जनता को यही कहूँगी कि अगर आप हैं तो आज मैं हूँ। तो आपका कोई भी काम है, आपको कभी भी लगे कि ये काम है, जहाँ मेरे में कोई कमी आपको महसूस होती है तो मेरे को बताइए, ताकि वो मैं अपनी कमी दूर करके आपका जो भी काम है मैं जल्दी जल्दी कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।